Assalamu alaikum. This is our second lecture on neuroanatomy. Up till now, we have discussed the development of nervous system. Development of nervous system हम discuss कर रहे थे. So development of nervous system में अभी तक हमने development discuss कर ली, ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क की और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हमने डिस्कस की किस तरह होती है, और यहाँ पर प्रीकॉर्डल प्लेट होती है. तो ये सारी की सारी इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो इससे पिछले जो डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम का लेक्चर था पार्ट 1, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया. अब हम उससे आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या होता है. उसके बाद ये होता है कि एक बार जब ये नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये नोटोकॉर्ड जो था, नोटोकॉर्ड की अगर हम पोजीशन देखें ये एक नोटोकॉर्ड है जो कि लॉन्गिट्यूडनली था. उसके ऊपर एक्टोडर्म थी, नीचे उसके एंडोडर्म थी, नीचे उसके ये ब्लैक वाला नोटोकॉर्ड, उसके नीचे ये ब्लू वाले एंडोडर्म और ऊपर एक्टोडर्म, बीच में नोटोकॉर्ड था और उसके अराउंड मीजोडर्म थी. अब ये नोटोकॉर्ड क्या करता है कि ये कुछ स्पेशल ग्रोथ सब्सटेंसेस रिलीज करता है, कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करता है, ग्रोथ सब्सटेंसेस. इसने कुछ स्पेशल ग्रोथ सब्सटेंसेस रिलीज करवाए. अब ये ग्रोथ सब्सटेंसेस नोटोकॉर्ड से रिलीज होने के बाद क्या करते हैं कि ये जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म है इसकी मज़ीद प्रोलिफरेशन करवाते हैं और वो एरिया जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर है एक्टोडर्म का वो मज़ीद थिकन हो जाता है. अगर मैं साइड व्यू से आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास एक्टोडर्म है और ये हमारे पास एंडोडर्म है, उनके बीच में ये सपोज कर लें अगर प्रीमिटिव नोड और प्रीमिटिव ग्रूव वाला एरिया यहाँ तक था और यहाँ प्रीकॉर्डल प्लेट थी, तो इन दोनों के दरमियान वाले एरिया में ये नोटोकॉर्ड है और ये नोटोकॉर्ड है और उसके साइड पे क्या है, उसके अराउंड मीजोडर्म. अब ये नोटोकॉर्ड क्या करता है कि ये नोटोकॉर्ड कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कराएंगे. वो क्या कराएंगे ग्रोथ फैक्टर कि इस पूरी लेंथ के ऊपर वाली, यानी इस पूरे नोटोकॉर्ड के ऊपर जो जो एक्टोडर्म आ रही है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो एक्टोडर्म है, ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं इस एक्टोडर्म की प्रोलिफरेशन करवाएंगे और वो वाला एरिया जो है वो मज़ीद थिकन हो जाएगा. अब जो ये वाला एरिया है वो मज़ीद थिकन हो जाएगा, ये वाला एरिया उतना, ये वाला एरिया उतना, लेकिन ये वाला जो एरिया है अब वो मज़ीद थिकन हो गया. जैसा कि यहाँ हम आते हैं कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इन्होंने नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म है उसकी प्रोलिफरेशन करा के उसको मज़ीद थिकन बना दिया और एज अ रिज़ल्ट वो वाली एक्टोडर्म ये सारी की सारी जो कि इसके ऊपर थी वो मज़ीद थिकन हो गई और प्रोलिफरेशन के नतीजे में. अब ये जो थिकन एक्टोडर्म है, इस थिकन एक्टोडर्म को हम नाम देते हैं न्यूरो एक्टोडर्म. इस थिकन एक्टोडर्म को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म, या इसका दूसरा नाम है न्यूरल प्लेट. इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरल प्लेट. तो अब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है. तो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि उसके ऊपर वाली एक्टोडर्म को प्रोलिफरेट करा के मज़ीद थिकन कर देते हैं, और वो थिकन एक्टोडर्म जो कि नोटोकॉर्ड के ऊपर है उसको हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट. अब जब एक बार न्यूरल प्लेट बन जाती है तो न्यूरल प्लेट जो है इट स्टार्ट्स फोल्डिंग. जैसा कि ये अब एक्टोडर्म है, सपोज ये एक्टोडर्म है
और एक्टोडर्म के ऊपर ये एक न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो चुकी है जो थिकेंड एरिया है एक्टोडर्म का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है इट स्टार्ट्स फोल्डिंग। अब ये फोल्ड होना शुरू हो जाती है। जब मैं कोई एक पेज आपको दिखाता हूँ उससे फोल्डिंग करके, ये एक पेज है, ये एक न्यूरल प्लेट है। जब ये फोल्ड होगी, जब ये ऐसे फोल्ड होती है तो बीच में एक ग्रूव बन जाएगा और एजेस जो हैं वो रेज्ड हो जाते हैं। ये जो रेज्ड एजेस होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स, और बीच में जो ग्रूव बनता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव। जब न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद वो फोल्ड होने लगती है। अब इसकी फोल्डिंग कैसे होती है, बस दूसरे व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्टोडर्म थी और उसके नीचे ये नोटोकॉर्ड और ये नीचे एंडोडर्म, ये साइड पे मीजोडर्म है। अब इस नोटोकॉर्ड ने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कराए, उसने क्या करवाया कि इस ऊपर वाली एक्टोडर्म को मज़ीद थिकन करा दिया। अब ये जो एक्टोडर्म है ये थिकन हो गई, एक्टोडर्म जो है बाकी एक्टोडर्म से थिकन हो गई जो कि इस नोटोकॉर्ड के ऊपर थी। क्यों थिकन हुई कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस ग्रोथ फैक्टर्स हैं नोटोकॉर्ड से रिलीज होने वाले, इन्होंने जाकर इस ओवरलाइंग एक्टोडर्म को थिकन करा लिया। अब इस थिकन एक्टोडर्म को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये न्यूरल प्लेट जो है ये फोल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। जब ये न्यूरल प्लेट फोल्ड होगी तो सेंटर के अंदर एक ग्रूव बन जाएगा और एजेस जो हैं वो रेज्ड हो जाते हैं। सो फोल्डिंग इसकी कैसे होती है कि ये एक्टोडर्म ये जो एक्टोडर्म है थिकेंड एक्टोडर्म थी न्यूरल प्लेट, अब ये फोल्ड होने लग गई है। ये क्या होने लग गई है, ये फोल्ड होने लग गई है। बीच में एक ग्रूव डेवलप हो गया, ये सारा लॉन्गिट्यूडनली, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। और ये जो रेज्ड एजेस हैं ये वाले, इनको हमने क्या कह दिया, न्यूरल फोल्ड्स। ये पूरी मैं अगर ड्रा करूं, ये एक्टोडर्म थी, बीच में थिकन हुई, फिर वो नीचे डिप्रेस होती है और साइड पे रेज्ड हो जाता है। जो रेज्ड मार्जिन हैं उनको हम न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, और जो नीचे एक डिप्रेस्ड एरिया है, ग्रूव है, इसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं। नीचे उसके क्या है अभी तक, नोटोकॉर्ड, साइड पे उसके मीजोडर्म है, और नीचे वाली लेयर कौन सी है, एंडोडर्म। सो यह फोल्डिंग उसकी स्टार्ट हो गई। ये रेज्ड मार्जिन कौन से हैं, ये रेज्ड मार्जिन है न्यूरल फोल्ड्स, और ये ग्रूव कौन सा है, न्यूरल ग्रूव। अब जब इसकी फर्दर फोल्डिंग होती है तो जो न्यूरल फोल्ड्स हैं ये आपस में फोल्ड होते 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 फ्यूज कर जाते हैं। जैसा कि ये एक पेज था, ये एक न्यूरल प्लेट समझ लें। अब न्यूरल प्लेट्स जब फोल्डिंग इसकी स्टार्ट होती है तो अब आप इसको देखते जाएं कि जो एजेस हैं वो रेज्ड होते जा रहे हैं और सेंटर में एक ग्रूव डेवलप होता जा रहा है। उस ग्रूव को हमने नाम दिया है न्यूरल ग्रूव का, और जो रेज्ड मार्जिन है इसको हमने नाम दिया न्यूरल फोल्ड्स का। अब जब फर्दर ऐसे फोल्डिंग होती रहती है तो ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं ये आकर आपस में ऐसे फ्यूज कर जाते हैं। ये न्यूरल फोल्ड्स अब आपस में आके फ्यूज कर गए। बिल्कुल इसी तरह ये जो न्यूरल फोल्ड्स हैं ये इसी तरह आके फ्यूज करते रहते हैं। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूं तो ये किस तरह दिखेगी डायग्राम में, कि
पहले इस तरह थी, इस तरह ये न्यूरल फोल्ड था, ये न्यूरल फोल्ड थे और ये न्यूरल ग्रूव था। अब ये होती क्या है कि ये फ्यूज होते 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 बिल्कुल फ्यूज हो जाती है, इस स्ट्रक्चर में आ जाती है। अब जब इस स्ट्रक्चर में वो आती है तो उसके साथ साथ दो और चेंजेस भी होती हैं कि जो न्यूरल फोल्ड्स हैं दोनों जगह से, एक ये वाला न्यूरल फोल्ड भी और ये वाला भी, इनसे कुछ सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि ये न्यूरल फोल्ड्स थे तो इनसे कुछ सेल्स जो है वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। इसको मैं मुख्तलिफ कलर से शो कर देता हूँ। ये न्यूरल फोल्ड से कुछ सेल जो है वो सेपरेट हो गए। जैसा कि अब ये न्यूरल फोल्ड था, ये न्यूरल फोल्ड था, अब यहाँ से कुछ सेल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ये कुछ सेल सेपरेट हो गए। अब जब ये न्यूरल फोल्ड आपस में आके फ्यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि न्यूरल फोल्ड जब आपस में आके फ्यूज किए तो वो सेल्स जो उसके मार्जिन से सेपरेटेड हुए थे वो इसके साथ अलहदा हो जाते हैं। अब वो सेल्स जो हैं वो अलहदा हुए हैं और ये जो न्यूरल फोल्ड्स थे इन्होंने आपस में फ्यूज करके एक ट्यूब बना दी है। इसको क्या कहते हैं हम, ये जो सेल्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या है, ये एक न्यूरल प्लेट है, ये फोल्ड कर रही है, बीच में डिवेल्प क्या हुआ न्यूरल ग्रूव, साइड पे क्या है न्यूरल फोल्ड्स। अब जब ये फ्यूज ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे फोल्डिंग हो रही होती है, तो इस फोल्ड से, ये जो फोल्ड है, एक ये फोल्ड था एक ये फोल्ड, इस फोल्ड से कुछ सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो गए। इसी तरह इस फोल्ड से भी कुछ सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। जब ये प्रॉपरली फ्यूज होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वो सेल्स जो इनसे सेपरेट हुए थे वो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अगर कोई पूछे कि कहाँ से बनते हैं तो हम कहेंगे कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं दीज आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड से ये सेल्स निकलते हैं और जब न्यूरल फोल्ड्स आपस में बिल्कुल फ्यूज हो गए तो उनको हम कहते हैं कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। अब जब न्यूरल फोल्ड्स फ्यूज हो गए तो इस तरह का एक बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया, ट्यूब बन गई, लेकिन उसका ये एंटीरियर एंड भी खुला हुआ है और ये पोस्टीरियर एंड भी खुला हुआ है। तो इस एंटीरियर खुले हुए एंड को हम कहते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर और इस पोस्टीरियर खुले हुए एंड को कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है ये 25th डे ऑफ डेवलपमेंट पे क्लोज हो जाता है और ये जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है ये 27th डे ऑफ डेवलपमेंट पे आकर क्लोज होता है। तो और फाइनली एक लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, अब ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड हैं। तो ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब जो है इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो अब न्यूरल ट्यूब भी बन गई और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी बन गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो न्यूरल ट्यूब है इनसे कौन कौन सी चीज़ें आगे बनती हैं और ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ये न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर कि ये एपीब्लास्ट है और नीचे उसके ये एक्टोडर्म है, नीचे उसके नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए, उन्होंने ऊपर जाकर इस एक्टोडर्म को थिकन करवा दिया, जो वो वाली एक्टोडर्म जो नोटोकॉर्ड के ऊपर आ रही थी, सारी नहीं। तो अब थिकन एक्टोडर्म को हम क्या कहेंगे, न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल प्लेट। अब ये सपोज कर लिए पूरा पेज एक न्यूरल प्लेट है। जब न्यूरल प्लेट बन जाती है तो फिर वो फोल्डिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे ये फोल्डिंग स्टार्ट की है उन्होंने। जैसे ही फोल्डिंग हो रही होती है तो ये जो मार्जिन्स हैं इस न्यूरल प्लेट के ये रेज्ड हो रहे हैं और बीच के अंदर एक ग्रूव डेवलप हो रहा है। इस सेंटर वाले ग्रूव को हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव और ये जो साइड पे रेज्ड मार्जिन्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। अब जब ये फोल्डिंग हो रही होती है तो कुछ सेल्स जो हैं वो न्यूरल फोल्ड से अलहदा हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल। और न्यूरल फोल्ड जो है वो फिर फ्यूज कर जाते हैं और ये एक ट्यूब बन जाती है जिसका एंटीरियर न्यूरोपोर भी ओपन है और पोस्टीरियर न्यूरोपोर भी ओपन है।
फिर ये एंटीरियर न्यूरोपोर जो है ये 25th डे ऑफ डेवलपमेंट पे आकर क्लोज हो जाता है। इसी तरह ये जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है ये 27th डे ऑफ डेवलपमेंट पे क्लोज होता है और फाइनली एक क्लोज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। अब फर्दर इस न्यूरल ट्यूब से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे और न्यूरल क्रैश सेल से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इस न्यूरोपोर्स की क्लोजर से। जो डॉक्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जब ये न्यूरोपोर्स की क्लोजर का वक्त आता है तो उस वक्त जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए। अब फोलिक एसिड की सफिशेंट अमाउंट क्यों होनी चाहिए? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फोलिक एसिड है ये इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। अब उसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होते हैं? अब ये एक सपोज करो मैं एक न्यूरल ट्यूब ड्रा कर रहा हूँ। ये एक न्यूरल ट्यूब है, ये उसका एंटीरियर न्यूरोपोर है, एंटीरियर न्यूरोपोर, और ये वाला पोस्टीरियर न्यूरोपोर है, न्यूरोपोर। ये कब क्लोज होता है? 25 डे पे, और ये कब क्लोज होता है? 27 डे पे। अब चाहे एंटीरियर न्यूरोपोर हो या पोस्टीरियर न्यूरोपोर हो, दोनों की क्लोजर्स के लिए फोलिक एसिड रिक्वायर होता है। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो ना एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज हो सकता है ना ही पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज हो सकता है। सो इसी वजह से ये न्यूरोपोर जो है वो क्लोज ना होने की वजह से ये जो न्यूरल ट्यूब है इसके अंदर डिफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात आएगा। इसीलिए कहते हैं कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। वजह क्या है कि एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो होते हैं न्यूरल ट्यूब के, उनकी क्लोजर के लिए फोलिक एसिड रिक्वायर होता है। अगर फोलिक एसिड ना हो तो एंटीरियर न्यूरोपोर भी क्लोज नहीं होगा और पोस्टीरियर न्यूरोपोर भी क्लोज नहीं होगा। सपोज अगर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता तो उससे कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा? तो जब एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता तो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। इसकी वजह से अपर पार्ट ऑफ ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनेनकेफेली, एनेनकेफेली, कि जिसमें अपर पार्ट ऑफ ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। और ये होता क्यों है? एंटीरियर न्यूरोपोर की क्लोजर ना होने की वजह से। अब एनेनसेफेलिक जो बेबीज होते हैं दे आर इनकम्पैटिबल विद लाइफ। या तो ये जब पैदा होते हैं मरे हुए होते हैं या फिर थोड़े ही ऐसे में फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सो दे आर इनकम्पैटिबल विद लाइफ, एनेनसेफेलिक पेशेंट। और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज ना हो तो उससे जो लोअर नर्वस सिस्टम है वो उसकी डेवलपमेंट सही नहीं होती। इसमें अपर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं होती, इसमें लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं होती। तो और एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज इसकी वजह से होता है जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा। So folic acid is required for the closure of anterior and posterior neuropore. If there is deficiency of folic acid in the body, anterior neuropore and posterior neuropore fails to close. As a result of failure of closure of anterior neuropore, anencephaly occurs in which the upper part of the brain is not developed well. If the posterior neuropore fails to close, there is a group of diseases called spina bifida. सो आज के लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस किया कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन डिस्कस की और न्यूरल क्रैश सेल्स की फॉर्मेशन डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो न्यूरल ट्यूब हमने बनाई है और न्यूरल क्रैश सेल्स बनाए हैं इनसे फिर फर्दर कौन कौन से नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं।